बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अवाम की मुश्किलात तो जू की तू हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उन मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जा रहा है। चाहे महंगाई का जिक्र हम करें, चाहे बेरोजगारी का जिक्र करें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बात करें, बिजली महंगी होने की बात करें, या इस सर्दी के मौसम में गैस जो कि महंगी भी है और फिर नायाब भी हो चुकी है। ये मुश्किलात तो वहीं की वहीं है, लेकिन अब लगता यह है कि खुद ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुश्किलात में घिरती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए चीज़ें कुछ खासी अच्छी नहीं हैं। अभी की बात करें, जो कि कल एक जॉइंट सेशन खुद हुकूमत ने कॉल किया था, उसको हुकूमत को खुद ही मुलतवी करना पड़ा। फिर उसके बहुत सारे हीले बहाने हमारे सामने आए कि हम चाहते हैं कि पहले अपोजिशन से राब्ता हो जाए। वो अपोजिशन जिसको खुद ये वज़ीर आज़म या ये हुकूमत चोर चोर और डाकू डाकू कहते नहीं थकते थे, अब उन्हीं से राब्ता करने की बात कर रहे हैं। बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को खत भी लिख दिया है और कहा है कि इस पर हमारे साथ मुशावरत होनी चाहिए, जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है। अब ये जो कल सेशन था, ये आखिर जॉइंट सेशन ही कॉल क्यों किया गया? क्योंकि हुकूमत को यह भी अंदाजा हो गया था कि नेशनल असेंबली के सेशन में भी वो अपनी ये मर्जी के कवानीन नहीं ला सकेंगे, ये बिल्स पास नहीं करवा सकेंगे, जिसमें एक ईवीएम के हवाले से है, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, ये मंजूर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल के रोज हुकूमत अपने 2 बिल्स जो है वो पास कराने में नाकाम रही, अपोजिशन की तादाद ज्यादा रही, और इस 2 जो बिल्स हुकूमत के थे उसके बाद अपोजिशन की तरफ से इसको अपने लिए एक मॉरल विक्ट्री करार दिया गया। अब हुकूमत को यह एहसास हो गया कि कौमी असम्बली के सेशन में भी नंबर पूरे नहीं रहे, यह भी एहसास हो गया कि जॉइंट सेशन बुलाने के बावजूद भी हम ये कानून साजी नहीं कर पाएंगे, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी बेतहाशा लोग आहिस्ता आहिस्ता उनसे खिसकना शुरू हो गए हैं। क्यों हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? ये खराबी हुकूमत के लिए कहां पर पैदा हुई, और इस पर अब अपोजिशन जिस अंदाज में खेल रही है उसका क्या नतीजा निकलेगा? आज भी बिलावल साहब की और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब से भी बहुत सारी मुलाकातें इन दिनों में हुई हैं, कुछ रिपोर्ट हुई कुछ नहीं हुई, लेकिन बिलावल साहब के शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें भी जारी हैं और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज इनको कोट कर भी रही हैं। अब किन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, और क्या वाकई कोई तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा है अपोजिशन का? क्योंकि वहाँ पर भी हमने माजी में देखा है कि मुनक़सिम किस्म की अपोजिशन रही है, किसी एक जमात को किसी एक बात पर इत्तफाक है तो दूसरे को उसी पर इख्तलाफ है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, देन विल गो फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कंवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। एक ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कंवल शौज़ब साहिबा, आप ही से पहले ज़रा आगाज़ करें, ये हुआ क्या हुकूमत के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्यूसडे को 2 बिल्स आपके नहीं पास होते, अपोजिशन कहती है कि ये हमारी मॉरल विक्ट्री है। फिर थर्सडे को खुद आपका बुलाया हुआ जॉइंट सेशन जो है वो आपको मुलतवी करना पड़ता है, वो भी अब जो मर्जी आप कहें कि अपोजिशन को इत्तफाक राय के साथ हमने लेकर चलना है और फैसला करना है, लेकिन आपको भी अंदाजा है कि नंबर गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। तो क्या वाकई हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। पहले तो मैं ये बता दूं कि ट्यूसडे जो होता है ना, वो प्राइवेट मेंबर डे होता है, और उस दिन चाहे ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हों, चाहे अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हों, तमाम MNAs जो हैं वो अपने अपने बिल्स ला सकते हैं। उस बिल को वेट करती है गवर्नमेंट, और उसमें गवर्नमेंट की साइड के लोगों के बिल्स भी अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं और अपोजिशन के बिल्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं, और कई दफा जो अच्छे बिल्स होते हैं उनको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, और जिस पे ज्यादा डिस्कशन
दरकार हो उसको भेज दिया जाता है कमेटी के अंदर। और इसका मैं एक रेफरेंस दे दूं कि जो फाटा मर्ज हुआ था वो एक प्राइवेट मेंबर के बिल के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया था, जबकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस टाइम कहा था कि ये बिल अगर हुकूमत अपने टाइम पे ले आती तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह बहुत सारे अरकान जो हैं वो उस दिन आप कैसर शेख साहब बैठे हुए हैं, सीनियर आदमी है, ये जानते हैं कि जो डिस्कशंस होती हैं उस पर लाए जाते हैं जी। उस दिन एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा बिल नहीं था, या अपोजिशन एज अ ज्वाइंट अपोजिशन कोई बिल नहीं लाई थी, ये किसी एक सिंगल मेंबर का बिल था जिसमें बुनियादी जो हकूक है वो एक पीएमएलएन के एमएनए जावेद साहब का था गालिबन, और एक आसमा कदीर साहिबा जो आपकी एमएनए प्राइवेट मेंबर बिल। अब आसमा कदीर साहिबा ने भी प्राइवेट मेंबर की हैसियत से बिल पेश किया था, और दूसरी साइड से जो अपोजिशन बेंच से उन्होंने भी प्राइवेट के उस पे दिया था। तो इसको गवर्नमेंट की डिफीट आप नहीं कह सकते, इसमें एक प्रोसीजरल इशू आया कि उस टाइम पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर नंबर भी देख लें, रेशो 117 एंड 104, तो ऑब्वियसली एक सवाल उस पर पैदा हो गया कि क्या खुद गायब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए आते नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर कोई और वजूहात थी। लेकिन कल वाला तो खुद मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर बताने की पोजीशन में होंगी कि सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादियों का मामला नहीं है, आपके अपने लोग भी खिसकना शुरू हो गए। जी देखिए जी, उस दिन तो जो दो बिल एक पास करा लिया अपोजिशन ने, या कहें कि सबने मिलके जिसका दिल था, और एक रिजेक्ट किया। मैं उस पर जरूर कहूंगी कि आसमा कदीर का जो बिल ईगो में आके सबने मिलके ना किया है, या इन्होंने खास तौर पे अपोजिशन ने उसको ना किया है, वो खवातीन पे जो सोशल मीडिया में खवातीन को गालियां पड़ती हैं उसके खिलाफ वो बिल था। तो ये मतलब खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं जी। और उस वक्त जो ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उन्होंने पीछे से बिलावल उस वक्त एंटर हुए, जो कि हमारे ऐवान का अक्सर हिस्सा रहा है कि एक मेंबर बोल रहा हो, कोई स्पीच कर रहा हो, कुछ हो, तो जैसे ही कोई इनका लीडर आता है वो डेस्क थंपिंग शुरू कर देते। उन्होंने आवाज दे के कहा कि बिलावल यू शुड स्टैंड फॉर दिस बिल। आई थिंक उन्होंने समझा कि शायद वो कोई उनको गलत बात बोल रही है या क्या है, उस पे उन्होंने ईगो में आके सबने तो उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से। दूसरा जहां तक ठीक है, वो खवातीन के खिलाफ जो रिमार्क्स दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ जो कैंपेन्स चलती हैं, उस पे बिल था। एंड यू आर राइट है कि वो अगर ऑपोजिशन भी उस पे साथ देती तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन मुझे बताइए कि जॉइंट सेशन आपको क्यों कॉल ऑफ करना पड़ रहा है? देखिए, जॉइंट सेशन पे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें इस वक्त स्पीकर और चेयरमैन सेनेट दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब को उन्होंने कांटेक्ट किया और ईवीएम और दूसरी चीजों पे उन्होंने उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बात की, क्योंकि ये आपको याद होगा, मैं अक्सर आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ, 2006 में जो इनका आपस में सीओडी साइन हुआ था, उसकी 23वीं शिक में तो इन्होंने खुद लिख के डाला था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो ईवीएम पे जो इनके एतराजात हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि आप फिलहाल इसको कॉल ऑफ करें ताकि हम इस पर आपस में कॉन्फिडेंस में बातचीत कर सके। ये सिर्फ डिले हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ। ये अब ऑब्वियसली कमल शौजब साहिबा जो है पाकिस्तान में दोबारा की एमएनए हैं और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ज़ाहिर उनको डिफेंड भी करेंगी। बट यहाँ पर मेरी अपनी इत्तलात यही हैं कि ऑब्वियसली इत्तेहादियों के तो जो एतराज़ात थे सो थे, हुकूमत के खुद भी 30 से 35 के लोग जो हैं वो बाआसानी इस चीज़ से खुद को दूर करने के लिए, किनारा कशी करने के लिए तैयार हैं और इसकी सपोर्ट में नहीं है। परवेज़ खटक साहब ने डायरेक्टली जाके वज़ीर आज़म साहब को बोला कि उनके अपने रिजर्वेशन जो हैं वो भी इस पर हैं, इन बिल्स पर हैं जो हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। तो अब मुझे बताएं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, ये तो चले अच्छी बात हो गई कि वो माजी में कहते थे कि हम बात भी नहीं करेंगे अपोजिशन से, आप लोग चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन अब इन मामलात पे, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा नहीं है, मुल्क का मामला है, इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, इलेक्शन सभी ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, अब कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो रही है। लिख भी दिया शहबाज शरीफ साहब को स्पीकर साहब ने, तो आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ जाएगा, अपोजिशन मान जाएगी इसमें? तो मेरे ख्याल से वो जैसे उन्होंने वर्ड यूज़ किया ना, ईगो, वो नहीं आनी चाहिए। सादिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हो या जो है कोई बिल गवर्नमेंट ले करे, हमेशा जो आपको बिल की अहमियत को समझते हुए आपकी लॉबिंग भी होती है, आप लोगों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं और अपनी प्रेजेंस इंश्योर भी करते हैं। यू कांट टेक एनी लेजिस्लेशन लाइटली। अगर ख़वातीन के मुतालिक बिल ही पास करना है तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पड़ा हुआ है, उसको पास कर दें। अच्छा, बहुत आसान है।
ठीक है। वो जो पुरानी पीटीआई थी, जब उसको मूव किया था मैंने, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। फिर बाद में उस वक्त जो है वो नहीं पास हो सका था, वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन बाद में सेनेट से पास होकर नेशनल असेंबली में रुका हुआ है। उसको पास कर दे, खवातीन की बेहतरी करनी है, दैट इज़ द चाइल्ड राइट कन्वेंशन जिसके हम सिग्नेटरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम जरा अच्छे तरीके से आगे बढ़े ना। अच्छा, यानी ये दोनों तरफ से फिर सियासत की नजर हो जाते हैं। सियासत की नजर भी, चाहे अच्छे कॉज के लिए ही हो, उनका ये खवातीन वाला हो या आप जो कह रही हैं। तो उस बिल के ऊपर तबसरा नहीं कर सकती जिसका मुझे इल्म नहीं है। ठीक है ना, ये तो मेंबर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गवर्नमेंट की अपनी। जब आप इजलास बुलाते हैं तो आपको इंश्योर करना होता है आपकी प्रेजेंस, आपकी जो है मेंबर्स की जो एक सीरियसनेस है टुवर्ड्स द इजलास वो। दूसरी बात यह है कि अब ये कहना है कि जी आप अपोजिशन को साथ लेके चलना है, मेरा ख्याल है कि इससे खफत तो नहीं मिटाई जा सकती। हकायक तो वही है जो आपने भी बयान किए और जो हम सब जानते भी हैं कि बात ये कि अहम तरीन जो कौमी मामलात हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं, उनसे भी आप गुरेज़ा हैं कि आप उनसे भी अलग थलग रहना चाहते हैं। और आपने एक ऐसी लुगत ईजाद कर दी जिसके अंदर जो है वो आपने सवाए चोर डाकू के इन लफ्ज़ों के अलावा ऐसा लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ अ डिफेमेशन जो आपकी एक कांस्टेंट चल रही है। एनीथिंग व्हिच हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड अगेंस्ट एनीवन, यू अवेल यू ऑल द रिसोर्सेज एंड अथॉरिटीज़ के आप इसको यूज़ करें। लेकिन आज जो ये मैं समझती हूँ कि जो नाकामी है वो इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर आपने लेजिस्लेशन करनी होती तो फिर आपको ज्वाइंट सेशन की जरूरत नहीं थी। फिर आप लेजिस्लेशन करते कौमी असेंबली, वो तो बिल्कुल वो कौमी असेंबली में भी नंबर हमको अंदाजा हुआ कि नहीं पूरे हो पाएंगे, नहीं पास होगा, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए ज्वाइंट सेशन कॉल किया। फिर अंदाजा हुआ कि ज्वाइंट सेशन में भी पास नहीं होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन बात ये ना कि वजीर आजम साहब को भी एहसास हो गया कि हम ये इसमें कामयाब नहीं होंगे और फिर उसको आपने कॉल ऑफ किया। अब मुझे बताएं कि हुकूमत ने तो ये कर दिया, अपोजिशन के पास भी तो फिर मौका है ना कि इन मामलात पे अगर वो, जैसे आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीएम के साथ मीटिंग के बाद, कि फिर अपोजिशन ले अपनी तजावीज़ अगर हमारी गलत है, नहीं हमारी पसंद आती तो। बात ये है अपोजिशन का तो पहले ही इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल पड़ा था, उसी को लेके आगे चलते हैं। अगर अब ये कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर अपोजिशन की बात, हमारे ईवीएम पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, डस्का रिपोर्ट आपके सामने है, कश्मीर के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर की वो नोट बांटने वाली वीडियो फुटेजेस आपके सामने है। आपको ये मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बरक्स प्राइम मिनिस्टर उनको लेके स्टेज पे गए। तो वो तमाम चीज़ें, तो उससे सीरियसनेस तो पता लगती है कि क्या है। हर इदारे को अंडरमाइन करके आप बुलडोज नहीं कर सकते लेजिस्लेशन, और पार्लियामान के तकद्दुस को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो उनको अंदाज़ा है, ये इनको अपोजिशन का ख्याल नहीं है, ये अपने सफ़ों के अंदर वो जो हमराही थे, हम सफर थे, वो अपोजिशन के साथ हमारा इत्तेफाक राय हो ना हो, उनको कॉन्फिडेंस में लें ना लें, ये हुकूमत का कंसर्न नहीं है, कभी नहीं रहा। आप कह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्सक्यूज है। दिस इज अ कवर अप। सादी जस्ट मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए बात ये है कि अपोजिशन ने जहां भी अहम मामलात हुए, हमारी अभी भी स्टीयरिंग कमेटी है, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी अपोजिशन की है, और वो तमाम मामलात के ऊपर अपनी बिल्कुल, जैसे चाहे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन पे थे, हम तब भी पार्लियामेंट में बैठे, हमने मईशत की बात भी की। लेकिन अब मसला ये है कि अब तक अपने आप को आइसोलेट रखा है, और नेशनल यूनिटी को जिस शख्स ने ख़राब किया है वो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है। सो ही हैज़ टू पहले अपना करेक्शन करें। इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा जो खौफ होना चाहिए वो अपने आप से होना चाहिए, अपनी जमात से होना चाहिए, अपने तादीन से होना चाहिए। चलें, मैं कैसे रहमत शेख साहब आपका भी इसी पे पहले तो मौक़िफ़ चाहूंगी कि ये जॉइंट सेशन था, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, हुकूमत चाहती थी कि ये बिल्स पास हो जाएं, कानून साजी हो जाए, वो नहीं हो सका। उनको भी अंदाजा हो गया कि नंबर जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो अब ऑपोजिशन के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं। तो अब आप लोग कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं कि अगर वहां कोई इंतखाबी इस्लाहात में प्रॉब्लम्स थे जैसे आप क्लेम करते हैं, तो आप लोग अपनी कौन सी ऐसी तजावीज़ लेकर आए हैं जो आगे मुल्क के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिनका सब जिक्र करते हैं, सब कहते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई कर नहीं पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बड़ी सादा सी बात है कि जब ये पार्लियामेंट वजूद में आई, ये मौजूदा असम्बली बनी, तो उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि हम मिलजुल के इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। अब एक कमेटी भी बनी है असम्बली की, तो उसमें डिस्कस क्यों नहीं होता? देखिए ना, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि असम्बली के अंदर इसको सब्जेक्ट बनाया गया हो या मैटर आया हो। जब मैटर आएगा तो हम उसको बिल्कुल डिबेट करेंगे। हमारे पास तो सजेशन बहुत सी हैं, हम देंगे। और ये पार्लियामेंट का या असम्बली का मकसद ही यही होता है कि मुख्तलिफ जगह से वो जो कमेटी भी बनाई स्पीकर साहब ने, वहां से भी कोई सजेशंस नहीं आई, दोनों तरफ से नहीं आई।
नहीं आई होंगी, लेकिन ये पूरा हाउस है ना, हाउस में क्यों नहीं पेश करते? जरूरी तो नहीं कि अगर कमेटी, देखिए मैं एक मेंबर हूं, अपनी जगह से इलेक्ट हुआ हूं, 8 लाख बंदों ने के हल्के ने मुझे वोट दिए, इसी तरह बाकी मेंबर हैं, तो हम भी तो हम तो उस कमेटी में नहीं है, हम अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, लाए ना इस हाउस में। असल काम ये हाउस के फर्ज कीजिए, कमेटी चंद बंदों की मेंबरों की हमारी कमेटी है, वो नहीं कंसेंसस बना सके, तो इस चीज को डिबेट करें ताकि हर कोई अपनी अपनी बात करे, उसमें से अच्छी बातें निकलेंगी। मकसद तो ये है कि हर मेंबर, जो पार्लियामानी सिस्टम है ना, उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ चंद बंदे फैसला कर लें, हर मेंबर अपने हल्के से भी इलेक्ट होता है, पार्टी का टिकट भी उसके पास होता है, पार्टी तो दोनों ये चीजें, ये हाउस में डिबेट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? हुकूमत का काम था कि उसको हाउस में लाते। ये कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन से कह रही आइए बैठिए हमारे साथ आइए, फर्ज करो नहीं आ रहे या किसी वजह से नहीं अमल हो पा रहा, क्योंकि हमें एतबार नहीं है इनके ऊपर, ये हर बार जरा कोई इनको सजेशन देते हैं तो ये कह रहे हैं हम एनआरओ नहीं देंगे। चलो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी तजवीज तो ये, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं, कि जी हम चाहते हैं ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ें, इत्तफाक राय पैदा हो, फिर इंतखाबी इस्लाहात हो। अब तो ये मौकफ आ गया हुकूमत का, चलें देर आए दुरुस्त आए। लेकिन किधर आ रही हैं? अगर हुकूमत का ये मौकफ है तो हुकूमत ये मामले को रोज असम्बली में पूरा एजेंडा बनता है, कभी एजेंडे पे लेके आए ना, ताकि उनका और क्लियर हो जाए कि वो तो अपनी तरफ से चाहते हैं, और फिर तजावीज़ मांगे, सारी तजावीज़ सामने आए। पता नहीं कौन सा, इतने मेंबर हैं, बड़े बड़े विजन वाले हैं, सारा अपना अपना ध्यान रखते हैं, 200 या 300 ये हमारे मेंबर हैं, कुछ 21-22 जो मेंबर हैं, यानी 341-42 मेंबर जो हैं, तो उन मेंबरों में से क्लियर बात आ जाएगी ना कि क्या चीज़ है। इतने बड़ा हाउस में, इसी तरह सेनेट के मेंबर हैं, 100 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो वो चीज़ें तजावीज़ क्यों नहीं मांगते? वो क्या कर रहे हैं? हमारे तो जो असेंबली में डिबेट होती है, आप कह रहे हैं कि सीरियसली उसको लिया नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली अब नंबर थोड़े आगे पीछे हुए हैं, तो हुकूमत ये कह रही है कि ऑपोजिशन को हमने ऑन बोर्ड रखना है इस मामले पर। नहीं चाह रहे ना, देखिए ना, ये काफ लीग नहीं है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुझे ये भी बात करनी है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का एक डेलीगेशन काफ लीग से मिला है, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। खुर्शीद शाह भी थे उस डेलीगेशन के अंदर, ख्वाजा साद रफीक भी थे, और उन्होंने जाके काफ लीग से ये कहा है कि आप हुकूमत से खुद को अलहदा कर लें। और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि काफ लीग के अपने अंदर भी ये सोच पाई जाती है, 1-2 लोग काफ लीग के मशवरे दे रहे हैं लीडरशिप को कि इलेक्शन से पहले ही खुद को अलग कर लिया जाए, नहीं तो इलेक्शन में क्या मुंह लेकर जाएंगे अगर इस हुकूमत का हिस्सा रहे। तो हुकूमत के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अर्ली इलेक्शन की डिमांड है ऑपोजिशन की इस वक्त। वैसे अर्ली इलेक्शन होना या मिड टर्म इलेक्शन होना कहीं से भी जमहूरियत के खिलाफ नहीं होता, बहुत सारे ममालिक में होते भी हैं। इनफैक्ट इससे डेमोक्रेसीज जो हैं ममालिक की वो मजबूत होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी भी हुकूमत ने अपनी टेन्योर पूरी नहीं की थी, पहले पीपल्स पार्टी और फिर PMLN, और अब बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि PTI भी अपनी टर्म पूरी करे, क्योंकि पाकिस्तान में ये रिवाज जो है, ये ट्रेडिशन जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए इस अर्ली इलेक्शन के खिलाफ ज़्यादा बात की जाती है। लेकिन कवल शौजब साहिबा, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि हुकूमत को घर भेजना है ऑपोजिशन की, तो चलें ये ख्वाहिश भी है या उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगाएंगे, लेकिन उसका जो पार्लिमानी तरीका है, जो आईनी तरीका है अदम एतमाद का, उस पर हम इख्तलाफात देखते हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो विफाक में हो, इन जमातों के दरमियान। लेकिन चेयरमैन सेनेट के हवाले से हम सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ ये तहरीक शुरू की जा सकती है, और अभी कॉन्फिडेंट ज़्यादा है ऑपोजिशन, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत सारे नंबर जो हैं वो उनकी फेवर में। देखिए सादिया, पहले भी चेयरमैन सेनेट से इन्होंने ये कोशिश करके देखी हुई है, तो ये ऑप्शन तो इनके पास ऑपोजिशन का इस्तेकाक है, उनके पास खुली है, जब दिल करे ले आए, उनकी मर्जी है, तो हम उनको ना मना करेंगे और ना रोकेंगे, शौक से अपना शौक पूरा करें।
तो देखिए, नंबर गेम तो पार्लियामेंट्री जो स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है उसमें बहुत मैटर करता है। और आगे आने वाले वक्तों में मुझे लगता नहीं है कि कभी भी किसी भी पार्टी की कोई बहुत ज्यादा या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो सकती है। जो लेजिस्लेशन हम करने जा रहे हैं, जिसपे आपकी डिस्कशन थी, वो आने वाले वक्तों के लिए हो रही है, वो किसी एक जमात के लिए नहीं हो रही, वो स्टेट के लिए होती है, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, और इस जमहूरियत को का जो सिस्टम है जो इलेक्शन का, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए। और यही बात है, आप देखें अब यही जमाते हैं डे वन से, बट इनको खर्चा ये है ना कि इसकी आड़ में आप अगला इलेक्शन निकाल लेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, 1970 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्शियल ना हुआ हो। हर इलेक्शन के बाद जो है वो हर सूबे से आवाज आती है कि जी धांधली हो गई, हारने वाले मानते नहीं, जीतने वाले जो है वो उस तरीके से अपना काम नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंट्री जो जमहूरियत है उस पर बिलीव भी करती है और काफी हद तक उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन अब जो इनका रवैया है डे वन से वो फर्क है। विदाउट एविडेंस इल्जाम तराशी तो बहुत हमने सुनी, लेकिन जिस वक्त रिफॉर्म्स की बात आती है मेरी समझ से बाहर है। अगर ये सब इलेक्टेड मेंबरान, जिस तरह कैसर शेख साहब ने कहा 342, अगर एक प्रॉपर तरीके से रिजर्व सीट्स को निकाल दें, इलेक्ट होके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू आए हैं, तो इनको फिर किस बात का खौफ है? जिस शख्स पे ये सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते हैं कि जी पता नहीं वो कैसे आ गए, वो तो बड़े निडर होके बता रहे हैं कि सारा रास्ता बंद है। देखिए ईवीएम की डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, कितना महीनों वो वहां पर असेंबली में उसको रखा गया कि इस पे आप सजेशंस दें। और मैं आपके सिर्फ गोशगुजार कर दूं कि 2018 में मेरे पास इसके स्टैटिस्टिक्स और डेट मौजूद है, अक्टूबर की 3 अक्टूबर 2018 जब नया इलेक्शन एक्ट प्रपोज हुआ था, 2017 बल्कि सॉरी, उस वक्त ईवीएम की प्रपोजल दी गई थी और कहा गया था कि इसका टेस्ट रन किया जाए और इसकी रिपोर्ट सबमिट कराई जाए। मेरे तो समझ से बाहर है कि अभी कैसर साहब कह रहे थे कि एकदम नहीं हो रहा है जनाब, तो आपके दौरे क्यों उस पे एतराज आ गया? ठीक है, उस आपने ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर में अभी आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी पेज जिसपे इन्होंने ये रिटर्न लिखा, और इसमें सारी जमातें मौजूद थी, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमती जमात थी वो नून लीग थी। अच्छा, दूसरा जो आपने अभी बात की कि जनाब नंबर्स का प्रॉब्लम है, देखें अगर कंसेंसस डेवलप हो जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट जैसे एक 18वीं तरमीम पे कंसेंसस डेवलपमेंट करके आगे चले थे, किसी की भी हुकूमत आएगी लेकिन आने का तरीकेकार वजह करने की बात हो रही है। अगर इनको लगता है कि इसमें धांधली होती है तो आज से 5 महीने पहले 6 महीने पहले भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि अगर आपको एतराज है तो फिर आप अपना तरीका ले आए। प्रपोजल्स तो कोई भी नहीं आए, और जहां तक कैसर साहब ने कहा कि इन्होंने इस पे डिबेट नहीं की, तो 20 अक्टूबर 2020 को ये बिल जो है वो ले किया गया था असेंबली के फ्लोर पे। अब जब उस पे आप डिस्कशन करना ही ना चाहें, उस पे आप बाइकआउट कर दें और पूरी जो अपोजिशन है वो वॉकआउट कर जाए। आप कह रही हैं कि वहां से प्रपोजल नहीं आए, उनकी तरफ से हमेशा ये बात की जाती है कि हुकूमत की संजीदगी नहीं थी और इस पे सीरियसली बहस ही नहीं हुई। लेकिन मुझे सहर कामरान साहब ये बताइए कि जिस तरह से ये नंबर गेम की बार बार हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में ये हमने देखा है, सेनेट के अंदर अभी रिसेंटली देखा है कि नंबर कहीं के पूरे होते हैं, जीत कोई और जाता है, फिर वहां की मेजोरिटी होती है तो कहीं और किसी के कानून साजी हो जाती है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे रिलाई कर रहे हैं या कोई और भी वजह है कि जिसपे ऑपोजिशन को लगता है कि ये हुकूमत वाकई घर जाने वाली है? देखिए बात यह है कि मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद लगता है कि ये घर जाने वाली है, क्योंकि हुकूमत को कोई ऑपोजिशन से इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आपको लगता है कि इनके नंबर कम होते चले जा रहे हैं या आपकी रिलायंस किस चीज पर है? नहीं, देखें बात यह है कि अब अवाम जो है मजीद झूठ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि आपने जो बातें कही थी, आप जो रोज़ाना एक नरेटिव बना के लेकर आते हैं, वो अब उनको लगता है कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अब आप ये बताएं कि अब गैस के भी औकात है, अब हुकूमत के औकात देख के आप खाना बनाएं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये आप वैसे वाकई आज ये थोड़ी सी अजीब सी खबर आई कि ऐलान किया गया है कि जी हुकूमत अब आप बताएं कि 3 टाइम पे गैस मिला करेगी, आपको नाश्ते के वक्त, लंच के वक्त और डिनर के वक्त। तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। लंच टाइम और नाश्ते का टाइम अपना होता है, मगर मैंने कहा हुकूमत के औकात देखेंगे, हुकूमत के औकात है, उसके बाद वो उस औकात को देख के जो है वो अवाम अपने खाने ये इश्यूज हैं। देखिए आप जो सेनेटर साहबा कह रही हैं ये इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, बट लेट्स बी फेयर, ये इश्यूज माजी में भी हम देखते हैं जलसे भी होते रहे, अवाम भी चले सड़कों पर आई जाती है, लेकिन वो इस हद तक नहीं आई कि कोई इंकलाब आ जाएगा हमारे मुल्क में या किसी
हुकूमत को आप घर चलता कर दें, ये चीजें जो हैं वो कहीं और से ही हो रही होती हैं। या जिस तरह मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि आपको वाकई इस पे यकीन है कि नंबर इनके हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि आप डिमांड करेंगे कि वजीर आजम इस्तीफा दे दें, उन्होंने आपकी डिमांड तो पूरी करनी नहीं है, आपके कहने पर तो इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान साहब कहते थे नवाज शरीफ साहब को उनके कहने पर तो इस्तीफा नहीं दिया, 126 दिन का धरना हो गया, वो घर नहीं भेज सके उनको, तो आप कैसे भेज देंगे? देखिए मसला ये है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब आज तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे। अगर वो कंटेनर से नीचे उतरते तो उनको पता होता कि उन्होंने लोगों से क्या कहा है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत वक्त की क्या जिम्मेदारी होती है और किस तरह से वो जवाबदेह होती है। कंसेंसस बिल्ड करना, एक ऐसा माहौल रखना, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मुझे आप ये बताएं कि मैं तो जितने भी इत्तेहादी हैं कि कह रहे हैं कि मशीन रखी है, तमाम इत्तेहादी कहते हैं हमें इस पर एतमाद ही नहीं है, हमें एतमाद में लिया नहीं गया, हमें बता, ये अब हम नहीं कह रहे, ये इत्तेहादी कह रहे हैं, ठीक है। हमारी तो हम तो अपोजिशन तो किसी उसमें आते ही नहीं है गिनती के अंदर, ये इत्तेहादी कह रहे हैं। तो जब आप ये देखें कि अब एक दूसरा एक इनके अपने मेंबर्स भी अब देख रहे हैं जो अपने हलकों से इलेक्शन जीत के आते हैं, वो अब बहुत खाइफ हैं। मुझे पता है कि हम टॉक शोज करते हैं, ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि बहुत कंसर्न हैं और वो कहते हैं कि जी अब वो अपने हलकों में वापस नहीं जा सकते। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं कि इस हुकूमत ने एक ऐसे माहौल बना के तनाव के अंदर जो है और अब्यूज़ कर करके तमाम जो है अपोजिशन को इन्होंने जो है अपना वक्त गुजार लिया। इनका फोकस अगर परफॉर्मेंस पे होता, अगर इनका जो है फोकस जो है वो अपोजिशन की डिफेमेशन पे ना होता, इंतकामी सियासत पे ना होता, ये कुछ कारकर्दगी दिखाते तो शायद अपोजिशन की किसी बात की कोई अहमियत ना होती। चले सही है, आपने बिल्कुल सारी बातें सही की, लेकिन मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं आया। मैं शेख साहब आपसे भी यही पूछूंगी। देखें ये जो बातें कर रही हैं सेनेटर साहिबा, वो इश्यूज हैं, आवाम की मुश्किलात हैं, महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगेन बात यही है कि इस हुकूमत को इन चीज़ों पे आप कैसे घर भेज सकते हैं? अवाम अगर सड़कों पर आ भी जाए तो क्या वो इनको घर भेजने के लिए काफ़ी होगा, या कोई और तरीका कार है जिस पर अपोजिशन का इत्तेफाक नहीं हो पा रहा? तहरीक अदम एतमाद भी बात की जाती है, मरहला वार लाएंगे, कब लाएंगे, टाइम कितना रह गया है, इन सारी चीज़ों पे मुझे आपसे शेख साहब बात करनी है। मुझे ब्रेक लेने दें ताकि मैं ब्रेक से वापस आकर तफसीलन आपका जवाब जान सकूँ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसर शेख साहब, सवाल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने पूछा था कि चलें परफॉर्मेंस कारकर्दगी अपोजिशन जितना मर्जी कह ले, बुरी है, अवाम भी कह ले, लेकिन उसका हिसाब बिलाखिर अवाम ने ही लेना है जब ये वापस इलेक्शन कैंपेन के लिए जाएंगे। कोई भी जमात हो, यही अवाम को जवाबदेह होते हैं, अवाम वोट करे ना करे। लेकिन इस वक्त जो आप लोग स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, उससे कैसे हुकूमत को आप घर भेज सकते हैं? ये जो सेनेट वाला मामला है, ये वाकई आपको लगता है कि मरहला वार हो पाएगा? वहां पे अक्सरियत नहीं भी थी तो भी वो जीत गए थे। अब कैसे आप चेयरमैन सेनेट को तब्दील कर पाएंगे और इसके बाद फिर पंजाब में तब्दीली का सफर शुरू करेंगे? देखिए ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, जो इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया था ना, इसमें किसी पार्टी ने भी इनका साथ नहीं दिया और वो दे सकती नहीं है। जो ईवीएम की पोजीशन है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की, और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने जाके गलत तौर पे आईएमएफ को समझाया था कि स्टेट बैंक के गवर्नर को हम पूरा खुद मुख्तार बना देंगे, यानी जो इंटरेस्ट रेट, जो मार्कअप रेट वो रखना चाहे उस पर उसको पूरी इजाज़त होगी, और डॉलर का जो रेट वो रखना चाहे उसको ये एक बात कोई मान सकता ही नहीं है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ख़त्म करने वाली बात है। अब फ़रोग नसीम साहब ने कहा है, क्योंकि इन्होंने तो उसको उनको पहले बता दिया था कि हमारी कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है, हम स्टेट बैंक को पूरी। इस सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, आज देखिए कोई 3.5 रुपये डॉलर कम हो गया, डॉलर बढ़ गया और पाकिस्तान का रुपया कम हो गया। आज 175 रुपये 80 तक इंटरबैंक चला गया, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट है। देखिए क्यों हुआ? अगर आप वजीर आजम को तो पूछने वाले हैं, जिनको 22 करोड़ लोग इलेक्ट करते हैं, वो तो जवाबदेह है, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर जवाबदेह ही नहीं है। यानी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खत्म, ये कोई पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर सकती। और यही हुआ है जो इन्होंने ये कहा ना कि जहाद के जज्बे से ये करें, और जो नैब के जो है ऑर्डिनेंस निकाला है ना,
उसमें यही तरमीम कर रहे हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर को पूरा खुद मुख्तार बना दें, यानी मुल्क का वजीर आजम तकरीबन वो होगा, वो फैसला करेगा मईशत के मामलात में, फाइनेंस मिनिस्टर की, FBR की चेयरमैन की या कमेटियों की या वजीर आजम की कोई इख्तियार नहीं होगा। इस बात को कोई भी पार्टी, गवर्नर स्टेट बैंक। और फिर मैं आपको बताऊं जो महंगाई है, देखिए मैं कराची में रहता हूं, 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ जो महंगाई का जो असर हुआ है सबसे ज़्यादा मिडिल कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। तनख्वाहें बढ़ी नहीं, चीज़ों के रेट बढ़ गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कैसे मानेगी? MQM कैसे अपने जाएगी अपने इलेक्शन में अगर वो इनकी बातें ये मान लेगी? मैंने इनको कहा है कि बजाय कि आप 120 अरब रुपए आप उधर ज़ाया करें और वो ग्रासरी वाला कोई 30% डिस्काउंट दे, उससे बेहतर है कि आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ा दें। डॉक्टर महबूब हक साहब ने 1987 में इंडेक्सेशन की थी कि जितनी बड़े कीमत उतनी आप तनख्वाह बढ़ा दें। अब आपने डॉलर हमारे वक्त में 120 रुपए है, आज 176 रुपए है, तो 56 रुपए डॉलर बढ़ गया, तनख्वाह तो बढ़ी नहीं। हर चीज इंपोर्टेड है हमारे यहाँ, जो चीज आ रही है बाहर से आ रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई तो तनख्वाह लोगों की ये नैब वाला नैब ऑर्डिनेंस, ये नैब तरमीम वाली चीज, ये और IMF के साथ जो मामलात है आप कह रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस हैं, वो ज्यादा बड़े इश्यूज हैं। पहले ये जो आपने गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से बात की, खत्म हो रही है और फिर जी ठीक है। अभी जो हालिया दौरा था गवर्नर स्टेट बैंक का बाहर, वो हमने देखा कि वहां पे जाके एक तो उन्होंने ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसपे एतराज उठा कि भाई वो डॉलर बढ़ रहा है तो वहाँ नहीं तो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है उनको फ़ायदा होता है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर उन्होंने जाके वो ओवरसीज़ के हवाले से ऐसे बयानात दिए कि जिससे वो टेक्नोक्रेट तो कम लग रहे थे, बल्कि लग रहा था कि वो PTI की नुमाइंदगी वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कहा कि आप ऐसे इख्तियारात उनको देने जा रहे हैं इसके ज़रिए कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ही वो होंगे मुल्क के। देखिए कैसर अहमद शेख साहब जो है इकोनॉमी को समझते हैं, और मैं इनके गोशगुजार करना चाहती हूँ कि अगर स्टेट बैंक के गवर्नर को इसहाक डॉलर साहब जो हैं वो डिक्टेशन दे के ज़बरदस्ती कर्जे लेके 25 बिलियन डॉलर लेके बोरो करके, और वो आप मार्केट में झोंक के आर्टिफिशियली अगर आपने डॉलर को स्टेबल रखने की कोशिश की तो उससे आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया, और लॉन्ग टर्म में देख ले पाकिस्तान आज तक उसके आफ्टर शॉक से बाहर नहीं आ सका। तो बात खुद मुख्तारी की नहीं है, बात फ्री मॉनेटरी पॉलिसी की है, और उसमें मार्केट का जो फ्लो होता है उसके मुताबिक डॉलर को एडजस्ट होना चाहिए। डॉलर हम भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम कर्जा लेके बाहर से और उसी तरह आर्टिफिशियल रोक के तालियां बजवा लें, तो उसके बाद 2 साल बाद जो आने वाली जो भी हुकूमत होगी, हुकूमत को तो छोड़ दे, इस मुल्क के ऊपर कितना बड़ा जुल्म होगा इसकी मईशत पे। तो मईशत की डायरेक्शन सीधी करने के लिए जो मेयर्स लेने की जरूरत है, जहां पूरी दुनिया में जिस तरीके से चीजें ऑपरेट होती हैं उसको आप स्टडी कर लें, उससे कंपैरिजन कर लें। हमारे मुल्क की तो डेमोक्रेसी अभी स्ट्रेंथन हो रही है, तो जो मुल्क जहां पे ऑलरेडी पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड है, वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं वो आप देख लीजिए, और फिर मुझे बता दीजिए कि वहां पर वो किस तरीके से उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज को चलाया जाता है। तो एक उसके रिव्यू में किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि इससे कोई 18वीं तरमीम के बाद क्या वजीर आजम के इख्तियारात कम नहीं हो गए हैं? सबसे ज्यादा इख्तियारात तो इस वक्त CMs के पास है। कोई उनसे सवाल करता है? गवर्नर्स के सारे इश्यूज तो CM से पूछने चाहिए, सुबहवार पूछना चाहिए। एक मिनट कैसे साहब मुझे बात करने दीजिए। आप जिस इलाके से इलेक्ट होते हैं वहां से हटके आप कराची में तशरीफ रखते हैं, तो कराची के करता धरता कौन है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या CM मुराद अली शाह साहब है? सवाल किससे पूछना चाहिए? गवर्नेंस के इश्यूज किससे पूछना चाहिए? महंगाई अगर कंट्रोल नहीं हो रही, चीजें ब्लैक में बिक रही हैं या महंगी, तो वहां के CM जिम्मेदार होते हैं, और गवर्नेंस का पैटर्न तो उसके नीचे डायरेक्ट आता है। ये चीजें हमें अब लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे तो हम बता सकेंगे एक बात का जवाब एक्चुअली में गवर्नेंस जब आप लेजिस्लेशन लाएंगे, लॉन्ग टर्म पे लेजिस्लेशन, इनकी पूरी बात सुनी, इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं है, मुझे बात करने दीजिए। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? लेजिस्लेशन अगर लॉन्ग टर्म मेरे सवाल का जवाब नहीं तो उसका आफ्टर शॉक होंगे। आप बात कुछ और कर रही है, मैं कुछ और कह रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि क्या आप बता दीजिए कि स्टेट बैंक के गवर्नर को आप ये अमेंडमेंट करवा रहे हैं कि वो अकाउंटेबल ही नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो हमसे ऊपर होगा ना।
हम तमाम 22 करोड़ लोग जिसको इलेक्ट करते हैं, क्या आप बताइए स्टेट बैंक ठीक के है। गवर्नर को आप ऐसा आप कर कह रहे हैं कितने कि कोई ज्यादा उसको पूछ नहीं सकेगा ये इख्तियारात अमेंडमेंट ला क्यों रहे दिए हैं जा रहे हैं कि जिसमें वो और डिफेक्टिव 1.5 प्राइम साल मिनिस्टर से- के तौर पे 1.5 एक्ट कर साल सके और से- अकाउंटेबल 1.5 ही ना साल हो। से- अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम। मेरा कहना ये है, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, कवल शौजब साहिबा, कहना है कि सेनेटर 1.5 साहिब, साल कामरान से- साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।